हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स के चैप्टर 2 के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समराइजेशन ऑफ डाटा। तो देखो, समराइजेशन ऑफ डाटा की अगर हम बात करें तो समराइजेशन ऑफ डाटा में हमें क्या पढ़ना है, पहले ये समझो। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम डाटा को समराइज करते हैं, ठीक है। डाटा कैसे समराइज होता है, ठीक है। सब समराइज मतलब जस्ट लाइक कि हमको उसका मीन निकालना, मीडियन निकालना है ना, किस तरीके से उसको अरेंज करना, कैसे हम उसका सीक्वेंस बनाएंगे, कैसे उसका हम एनालिटिक्स करेंगे, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ड्राइंग कंक्लूजन्स, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, हम लोग क्या क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, अब जैसे मान लो आपको 500 लोगों का इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग लिख के दे दिया जाए, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 500 लोगों को एक साथ पढ़ो, और फिर उसके बाद आपके पास ये भी नहीं होगा कि आप उसको सोच पाओ। तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी कंक्लूजन्स रहते हैं उसको हम किसी भी ड्राइंग से या किसी भी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करके उसको हम समराइज वे में लिखते हैं, ताकि किसी के सामने जब हम उसे रिप्रेजेंट करें तो इजीली समझ सके। तो इट्स ऑल अबाउट द ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा, इट इज विच इज नेसेसरी इनिशियल स्टेप, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन क्रिएट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, डाटा से, जो कि इनिशियल स्टेप है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये समझो। वी हैव टू लर्न अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को, है ना। वी हैव टू लर्न अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। तो मतलब इस चैप्टर में क्या स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग को डील करना है। दे विल हेल्प टू अंडरस्टैंड, इस चैप्टर के वजह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्या अंडरस्टैंड कर पाओगे, बेटर व्हाट आवर डाटा इज ट्राइंग टू टेल अस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस तरीके से किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर आपको मतलब आप किसी के सामने पेज में भी अगर दिखा रहे हो ना, तो उस इंसान को समझ में आ जाए कि आपका जो डाटा है वो क्या कहना चाहता है। तो ये चैप्टर हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि हमारा डाटा जो है वो क्या ट्राई कर रहा है बोलने के लिए, माने इज ट्राइंग टू टेल अस, विच रिजल्ट इन ओवरऑल बेटर मशीन लर्निंग, और जिसके वजह से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मशीन लर्निंग आएगा और एक बढ़िया मॉडल आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड समराइजेशन ऑफ डाटा। तो देखते हैं यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो हमारे सामने दो तरह के स्टैटिक्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, है ना। पहला जो स्टैटिक्स होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इन्फेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। तो इन्फेंशियल स्टैटिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है, इसको हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स द डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्क्राइब इन समरी। ये जो भी डाटा हम लोग लेते हैं या जो भी हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा लेते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जो भी हम लोग डाटा लेंगे या जो भी ग्रुप ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा लेंगे, उसको हम एक समरी वे में रखेंगे, है ना। माने वो एक तरह का समरी होगा, किसी एक चीज के लिए नहीं होगा, वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन है, तो उसको हम समरी बेसिस पे रखेंगे। इन द केस ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिक्स, है ना, इन्फेंशियल स्टैटिक में अगर हम देखें तो उसमें हम लोग किसी एक को उठा के मैंने एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हो जाएगा इन्फेंशियल स्टैटिक्स। समझ रहे बात को, मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो देखो लिख रहा है, इन द केस ऑफ इन्फेंशियल स्टैटिक्स इट इज द यूज्ड टू एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव वन, ठीक है। माने एक को उठा के अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, इन्फेंशियल स्टैटिक्स हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो डाटा या फिर जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा है वो समरी बेसिस में रहेगा, और उस समरी में से अगर किसी एक को उठा के अगर आप डील करने लगो, किसी एक को उठा के अगर आप समझाने लगो, तो वो इन्फेंशियल स्टैटिक्स में आ जाता है। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मीन्स बहुत सारा बात है ना, एक बहुत सारा डिटेल, जैसे किसी आदमी के अंदर ऑनेस्टी भी है, किसी आदमी के अंदर एंगरनेस भी है, किसी आदमी के अंदर क्राइनेस भी है, तो वो सारा चीज में से किसी एक चीज को अगर आप डील करने लगे ना, तो वो हो जाएगा इन्फेंशियल स्टैटिक्स। ये आगे आगे और भी समझ में आएगा, फिलहाल अभी शॉर्ट में इतना ही समझ सकते हैं। बोथ दिस टाइप्स आर यूज्ड इन अ लार्ज स्केल। ये दोनों के दोनों टाइप्स जो होते हैं ये बहुत ही लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं। तो हमारे सामने दो तरह के स्टैटिक्स होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फेंशियल। डिस्क्रिप्टिव मतलब समरी बेसिस पे डाटा दिया रहेगा, और इन्फेंशियल मतलब उसमें से किसी एक को उठा के अगर हम डील करेंगे तो, ठीक है। और ये दोनों हम लोग लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या है, देखेंगे ध्यान से। इट्स अ समरी स्टैटिक्स,
मैंने शुरू में ही बोला ये क्या है, एक समरी स्टैटिक्स है, दैट इज क्वालिटेटिवली, ये छूटा हुआ है यहाँ साइड में, क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब और समराइज द फीचर फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग क्वालिटेटिवली माने क्वालिटेटिव बेसिस पे कि क्या हमें चीज को देखना है, उससे हम लोग समराइज फीचर क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होता है। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब जैसे कोई एक इंसान है या कोई एक कंपनी है, उसके बारे में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है समराइज वे में, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है। ठीक है, उसमें से किसी एक टॉपिक पे तुम बात कर रहे हो तो हो गया इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है उसमें से अगर हम लोग किसी एक इन्फॉर्मेशन पे बात करें तो इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, और वही पूरा कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर समराइज वे में लिखे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है। अब हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से क्या क्या फायदा है। तो देखो, इट अलाउ फॉर द केस ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स लिखा हुआ है, जैसे किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो उससे हमें केस ऑफ विजुअलाइजेशन समझ में आएगा, हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे, है ना। इट अलाउ फॉर डाटा टू बी प्रेजेंटेड अ मीनिंगफुल एंड अंडरस्टेबल वे। जो भी डाटा हम प्रेजेंट करेंगे वो एक मीनिंगफुल और अंडरस्टेबल वे में होगा, क्योंकि हमें केवल उसका एक पॉइंट नहीं पता है। जैसे किसी भी कंपनी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कंपनी का हमें एक पॉइंट नहीं पता है, उस कंपनी का हमें बहुत सारा पॉइंट पता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की वजह से, कि हमने उसके कंपनी में कितना इनपुट हो रहा है, कितना उसके यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कितना कॉस्ट लगता है, कितने उसके लेबर काम कर रहे हैं, ये सारा चीज है उसके अंदर, है ना। तो उसमें अगर हम पहली बात तो विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि एरिया वाइज पे कंपनी इतना बड़ा है, लेबर वाइज पे कंपनी इतना बड़ा है, टोटल स्टाफ इसके अंदर इतना काम करते हैं, टोटल वर्थ जो होता है पूरे साल का इतना होता है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर मेरे सामने रहे तो हम उस कंपनी को विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो कंपनी कितना बड़ा होगा। और अगर हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इट अलाउ फॉर द सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इन द डाटा सेट इन अ क्वेश्चन। ये क्या करता है, इसके वजह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की वजह से हम लोग सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ द डाटा इन सेट ऑफ क्वेश्चंस, माने सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इट कंप्राइजेस थ्री मेन कैटेगरीज। इसके अंदर तीन मेन कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला जो होता है हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर तीन चीज आता है, ये समझ लो आप लोग क्या क्या है। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड थर्ड वन इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब देखो एक चीज मजेदार बात यह है कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने ऐसे ही कुछ तीन पार्ट बताए थे, जिसको मैंने बोला था कि तीनों चैप्टर में पढ़ना है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको थ्री मेन कैटेगरीज, ये जो चीज है थ्री मेन कैटेगरीज, यही चीज को आप जो चैप्टर थर्ड में पढ़ने वाले हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में पढ़ने वाले हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिटेल में पढ़ने वाले हो, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को डिटेल में पढ़ने वाले हो, है ना। तो इसके अंदर तीन कैटेगरीज होते हैं, याद रहेगा, है ना। ये थोड़ा बहुत रटने वाला चैप्टर है भाई। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में तीन कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड थर्ड वन इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम लोग डिटेल करते हैं एक एक करके। भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पूरी डिटेल करने वाले केवल और केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वैल्यू अपीयर इन अ डाटा सेट। देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात समझो कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी वैल्यू का, ठीक है, ये क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स दैट वैल्यू अपीयर्स इन अ डाटा ऑफ सेट, नंबर ऑफ टाइम्स दैट वैल्यू अपीयर्स इन अ डाटा ऑफ सेट। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 50 केजी का कोई बंदा है ना, एक क्लास में मेरे को बोला कि वजन नापना है, तो मैं क्लास में वजन नापूंगा तो मैक्सिमम बात है कि 10 या 15 बच्चे ऐसे होंगे जो 50 केजी के होंगे, 50 केजी के। तो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे, फ्रीक्वेंसी हम उसको कहेंगे कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे वेट हो, चाहे हाइट हो, चाहे किसी भी चीज का वैल्यू ले लो, उसमें जो भी नंबर ऑफ टाइम्स जो भी डाटा रिपीट हो रहा है ना, जो लिख रहा है ना, एनी वैल्यू इन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वैल्यू अपीयर्स इन अ डाटा सेट, माने कितने टाइम्स वो चीज अपीयर हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 50 केजी वाले जो बच्चे हैं, मान लो अगर 10 है तो वो 10 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। तो कितने बार वो अपीयर हो रहा है डाटा सेट में, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिससे हम किसी भी चीज को बहुत ही प्रॉपरली समझ सकते हैं कि 50 के जो बच्चे 10 हैं, है ना, 60 के जो बच्चे इतने हैं, तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जो रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइदर इन अ ग्राफिकल, ये ग्राफिकल भी हो सकता है,
आइदर इन द टेबुलर फॉर्मेट, है ना, मैंने टैब के टर्म में मैंने बोल सकते हो कि पिलर्स के टर्म में आप इसको दिखा सकते हो, आइदर इन अ टेबुलर फॉर्मेट्स, डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक गिवन इंटरवल में ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एन ओवरव्यू ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है, क्योंकि आपके सामने पूरे समरी का, पूरे समराइज डाटा का एक पूरा चार्ट आपको बना के दे दिया जाए, तो आप एक बार में पूरा देख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम 2000 मैंने 5 साल की लेकर के पॉपुलेशन की बात करें, 2016 में कुछ होगा, 2017 में कुछ होगा, 2018 में कुछ होगा, तो ऐसे अगर हम लोग को एक चार्ट बना के दिया जाए, बार ग्राफ जैसा चार्ट बना के दिया जाए, तो हम देख सकते हैं कि किस साल ज्यादा पॉपुलेशन हुआ है और किस साल कम पॉपुलेशन हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एन ओवरव्यू ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू। जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आपके सेट में हैं, इन सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू का ओवरव्यू हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकता है ना, फॉर सम वेरिएबल्स एंड सम नंबर्स ऑफ टाइम्स दे अकर। ठीक है, चलो, तो ये चीज था जिसको मैंने इतने अच्छे समझाया। चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर से आगे बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर से देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा समराइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, इसमें हम कंक्लूजन करते हैं, एक इनिशियल स्टेप होता है ना, जिसमें समराइजेशन ऑफ डाटा से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा डाटा क्या कहना चाहता है। हम ये देख सकते हैं कि हम इससे क्या सीखेंगे, बेटर मशीन अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हमने देखा कि इसमें समरी ऑफ डाटा रहता है, मतलब बहुत सारा डाटा रहता है, और उसमें से किसी एक टॉपिक पे बात करो तो होता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के जो भी पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि केस ऑफ विजुअलाइजेशन हमारे शो करता है, क्योंकि समरी दे रहा है, किसी भी चीज के बारे में एक समरी दे रहा है, तो हमें केस ऑफ विजुअलाइजेशन शो करेगा, मीनिंगफुल और अंडरस्टेबल वे बनाएगा किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। और सिंप्लीफाइड और इंटरप्रिटेशन, मतलब सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और इसके 3 मेन कैटेगरीज होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी हमें समझाया गया। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, और मतलब बोल सकते हो कि ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या टाइप्स है, तो हमारे सामने इसके सामने बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला जो आता है अपने सामने वो आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वन इज वेट अ मिनट, सेकंड वन इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख पा रहे हो यहाँ पे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ वन इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ वन इज रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें यहाँ सारा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ कुछ कुछ पार्ट को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट वन इज, पहला हम लोग स्टार्ट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे ग्रुप मतलब एक पैटर्न रहेगा, पैटर्न जस्ट लाइक कि समझो कि ये पहली बात तो ये लार्ज सेट के लिए होगा, बहुत ज्यादा अगर हमें ये करना है, फ्रीक्वेंसी करना है तो उसके लिए होगा। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपको 1000 बच्चों का आपको हाइट और वेट नापना है। मान लो 1000 बच्चों का आपने एग्जाम कंडक्ट कराया और आपको उसको एक प्रिंसिपल को दिखाना है, प्रिंसिपल को एक प्रॉपर वे में दिखाना है, तो आप उसको एक एक बच्चे का तो लिख नहीं सकते हो, है ना, आपको एक रेंज दिखाना होगा। तो उसमें आप कैसे दिखा सकते हो कि हाँ भाई 0 से 5 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं, 5 से 10 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं, 10 से 15 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं। तो वो एक तरह का ग्रुप है कि 5 से 10 के बीच में इतने लोग हैं, 10 से 15 के बीच में इतने लोग हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, अब इस कंपनी में बहुत सारा सैलरी स्केल होगा, है ना, कि मैनेजर काम कर रहा है, उसके लेबर काम कर रहे हैं, उससे भी डाउन काम कर रहा है, तो सबका एक सैलरी स्केल होगा। तो उसको अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी में ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझाना है अपने से ऊपर पोस्ट को, तो हम कैसे समझाएंगे। तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि 20,000 का सैलरी इतने लोग उठाते हैं, 20 से 25,000 का सैलरी इतने लोग उठाते हैं, 50,000 से 70,000 के बीच में सैलरी इतने लोग उठाते हैं। तो वो आ जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ग्रुप मतलब एक पैटर्न रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे, ग्रुप डाटा मीन्स द डाटा और इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। देखो ये जो वर्ड लिख रहा है ना, क्लास इंटरवल, इतनी सारी बातों को एक लाइन में बोल के चला गया, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि एक गैप मेंटेन करना, जैसे 20 से 25,000,
25 से 30,000, 30,000 से 35,000, ऐसे सैलरीज वाइज दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर टेस्ट है, तो टेस्ट में जो भी बच्चे, मान लो 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो 30 नंबर का टेस्ट था। ठीक है, अब 30 नंबर में कितना बच्चा 5 नंबर लाया, कितना बच्चा 10 नंबर लाया, तो सब तो लिख नहीं सकते। तो क्या किया गया, 0 से 5 लाया, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 से 5 लाया कितना, 3 बच्चा। तो ये एक सेट है, और देखो यहाँ पे एक क्लास इंटरवल फिक्स है, 5-5 का गैप है। 5 से 10 लाया 11 बच्चा, है ना, 10 से 15 लाया, यहाँ पे आपका 38 बच्चा। इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट दिया होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसको मैं डील नहीं कर रहा हूँ कि यार 15 से 20 ये क्या ही फालतू टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नहीं बोल रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। देखो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये डाटा, इसको भी हम लोग माने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात तो लार्ज स्केल के लिए नहीं होगा, ये बहुत छोटे स्केल के लिए होगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं रहता है। अगर कोई बच्चा 19 नंबर भी ला रहा है तो आपको लिखना है कि 19 नंबर ये बच्चा ले आया है, 20 नंबर ये बच्चा लाया है, 21 नंबर ये बच्चा लाया है। तो ये हम बहुत लार्ज स्केल के लिए नहीं कर सकते। तो पहली बात आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हम लार्ज स्केल के लिए कर सकते हैं, तो नहीं, उसको हम लार्ज स्केल के लिए नहीं कर सकते। लार्ज स्केल के लिए कौन बना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना है। खैर आगे बात करते हैं। अनग्रुप डाटा इज डिफाइंड एज द डाटा गिवन एज अ इंडिविजुअल पॉइंट। देखो क्या लिख रहा है, इंडिविजुअल पॉइंट, वहां बोला क्लास इंटरवल, यहाँ बोल रहा है इंडिविजुअल पॉइंट। क्लास इंटरवल इसलिए बोला क्योंकि हमें बहुत वास्ट थिंग्स को दिखाना है, तो हमें एक इंटरवल चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को बहुत छोटे चीज को दिखाना है तो हम उसके लिए इंडिविजुअल पॉइंट उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। जस्ट लाइक 15 हो गया, 63 हो गया, 64, 34 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करके। दिस इज यूज फॉर द, देखो लिख रहा है साफ साफ, दिस इज यूज फॉर द स्मॉल डाटा सेट्स। ये इसको हम लोग स्मॉल डाटा सेट के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेस्ट स्कोर इन 20 स्टूडेंट्स दिखा रखा है। जैसे देखो ये टेस्ट 20 स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, 9 नंबर लाने वाले एक बच्चे, ठीक है, 11 नंबर लाने वाला 4 बच्चा है, इसी तरीके से 13 नंबर लाने वाला एक बच्चा है। तो ये देख रहे हो 20 आदमी को दिखाने में इतना बड़ा चार्ट लग गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ टोटल 100 आदमी को हमने दिखाया, लेकिन 100 आदमी को दिखाने में कितना छोटा सा चार्ट लगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप 20 स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ मैं, और 20 स्टूडेंट्स को दिखाने में इतना बड़ा चार्ट बन गया है ना, क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअल को भी दिखाना है कि कौन पे कितना लेके आ रहा है। हाँ ठीक, ये भले हो सकता है कि जैसे मान लो 21 नंबर लाने वाले बच्चे 2 हैं तो 2 दिखा सकते हैं, वो थोड़ा हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 22 लाया है और उसके अलावा कोई 22 नहीं लाया है, तो आपको 22 को भी लिख के दिखाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, आपका ये जो होता है ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप और अनग्रुप। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि आपको सब नहीं पढ़ना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं पढ़ना। आपको मेनली क्या पढ़ना है, मेनली आपको पढ़ना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको यही 2 पढ़ना है। ओके, तो आगे अब बात करते हैं, आगे क्या है भाई, आगे देखो, आगे अगर देखें तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें क्या होगा, किसी भी डाटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो आप एक एम्प्लॉय हो और आप एक फाइनेंस एम्प्लॉय हो और आपको अपने कंपनी में एक दिखाना है, आपका जो डाटा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो आप किस वे में उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो हमारे सामने बहुत सारे के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, विजुअली डिस्प्ले, एनालाइज, क्लैरिफाई। ठीक है, तो ये इसमें कुछ नहीं होता है, बस ऐसे फालतू पॉइंट्स ऐसे लिख रखा है नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है डिप्लोमा में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका 8 मार्क्स 16 मार्क्स का आएगा, तो इतना डिस्क्रिप्टिव लिख के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले, एनालाइज या फिर क्लैरिफाई और इंटरप्रेटेड न्यूमेरिकल डाटा, तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशनल ग्राफिक्स को देखें तो ये इलस्ट्रेट करेगा जनरल बिहेवियर एंड पैटर्न्स को, एनोमलीज को, रिलेशंस बिटवीन डाटा पॉइंट्स एंड मे अदरवाइज ओवरलुक। देखो सीधा सीधी बात है, ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलेंगे नहीं, ये लिखावट है बस आपको इतना समझना है कि हम अब रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को। पहले हम लोग चार्ट बनाते थे, है ना, चार्ट मतलब कॉलम बनाते थे, अब हम कॉलम नहीं बनाएंगे, अब उस कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ग्राफ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर बिना कॉलम बनाए क्या ग्राफ नहीं बना सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कॉलम बनाओगे तभी आपको आइडिया मिलेगा, तभी आप ग्राफ बना सकते हो, है ना, तो ये याद रखना।
तो सबसे पहला देखो हमारे सामने आता है बार ग्राफ। अगर बार ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ना ऐसे जस्ट लाइक बार मैग्नेट होता है ना, बार मतलब एक पिलर के जैसा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेविंग इन परसेंटेज, है ना, सेविंग जो भी लोग सेव करते हैं पैसा, वो सेविंग इन परसेंटेज, और यहाँ दिखाया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो कितना पैसा सेव करेंगे ये यहाँ पे ऐसा दिखाया हुआ है। तो देखो 10-20 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो 15% अपना सेविंग किया, जो भी उनका इनकम मिला वो, ठीक है। लगभग 45 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अपना 25% सेव किया, ठीक है। और लगभग वही 25 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपना 35% सेव किया, और लगभग 45 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपना 10% सेव किया, है ना। तो और यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज। यहाँ पे देखो देख पा रहे हो आप, यहाँ क्या लिख रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 एम्प्लॉयज। तो ये भी आप समझ लेना कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे इस बेसिस पे दिखाया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हो आप एक और चीज है, ईयर है, और ईयर बेसिस पे यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। अब ये परसेंटेज किसी भी चीज का हो सकता है ना, पॉपुलेशन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो 2016 में 80% पॉपुलेशन था, या 80% लोग इलिस्ट्रेट माने एडुकेटेड थे, है ना, ऐसा कुछ भी वो पॉइंट हो सकता है ना, समझो मतलब लॉजिक समझो यार, है ना। या फिर बोल सकते हो कि फाइनेंशियल इनकम का यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि 80%, फिर 56%, फिर 60%, ऐसे 30% ऐसे ईयर वाइज। तो ये बार ग्राफ है। इसमें देखो, इसमें पहले हमने चार्ट बनाया होगा, फिर उसके बाद इस तरह से हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट किए, है ना। डायरेक्टली ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये ग्राफ देखो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है ना। टोटल एम्प्लॉयज ने कितना सेव किया ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, कितने साल में टोटल ईयर्स में 2016 से लेकर 2021 तक में सबसे हाईएस्ट अगर फाइनेंशियल ईयर अच्छा था तो किस में था, 2016 में था। सबसे खराब था तो किस में था, 2019 में था। ये ग्राफ हमें ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा। कोई भी ग्राफ को माने कोई भी डाटा को हम बार ग्राफ में नहीं दिखा सकते, वो डिपेंड करता है डाटा पे। जैसे अगर आपके सामने अनग्रुप डाटा है तो ही आप उसको बार ग्राफ में दिखा सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो उसको आप बार ग्राफ में नहीं, उसको आपको हिस्टोग्राम में दिखाना पड़ेगा, वो बार ग्राफ में आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बार ग्राफ का खासियत देख लेते हैं कि भैया ये बार ग्राफ किसके लिए यूज होता है और इसका क्या खासियत है। फर्स्ट वन इज बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ग्रुप डाटा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ना, ये ग्रुप डाटा के लिए होता है, ठीक है। ग्रुप डाटा, यहाँ पे अनग्रुप डाटा होना चाहिए, यहाँ पे अनग्रुप डाटा होना चाहिए, ये मिस्टेक है। यहाँ पे अनग्रुप डाटा होना चाहिए, यहाँ ग्रुप डाटा नहीं है, ठीक है, ये अनग्रुप डाटा होगा। बार ग्राफ को हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार विद द लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू रिप्रेजेंट, और इसमें जो लेंथ होता है ये प्रोपोर्शनल करता है उसके वैल्यूज को कि वो कितना ज्यादा वैल्यू है ना। उसका लेंथ अगर बड़ा है तो वो चीज ज्यादा होगा। द बार कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बार को भी हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब बार ग्राफ और बार चार्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार डिफरेंट हाइट। ये एक तरह का ऐसे ही खाली पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें अलग अलग हाइट से हम लोग डाटा को समझाते हैं। द फॉलोइंग डाटा, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने ले रखा है। देखो शुरू में जो पॉइंट लिखा हुआ था कि भाई ये ग्रुप के लिए होता है, अगर ये ग्रुप के लिए होता तो यहाँ पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन 40 ऐसे करके नहीं दिया होता। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, क्रिकेट में 40 लोग हैं, है ना, 40 बच्चे हैं, फुटबॉल में 55 बच्चे हैं, और आर्ट में 60 बच्चे हैं, म्यूजिक में 83 बच्चे हैं, और डांस में 90 बच्चे हैं। और इनका यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है 40, 55, 60, 83, 90 ऐसे करके। तो ये बार ग्राफ है। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप मतलब 40, 55, 60 ऐसे करके। ग्रुप रहता तो एक पैटर्न रहता है ना। तो ग्रुप डाटा नहीं है, ये क्या है, एक अनग्रुप डाटा। चलिए अब आप आगे बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। भाई पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है, तो अब पाई, पहले बात अब मैं आपको पाई चार्ट दिखा देता हूँ कि पाई चार्ट किस तरह का होता है। देखो इस तरह का पाई चार्ट होता है, गोल सा रहता है, इसमें डिवाइड कर करके हम लोग पाई चार्ट को देखते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसको समझते हैं कि पाई चार्ट क्या है। तो देखिएगा, अब पाई ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर द पार्ट्स ऑफ होल। मतलब ये जो पाई ग्राफ होता है इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए होल पार्ट को, माने पूरे इवेंट को कंपेयर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पूरे इवेंट में क्या क्या चीज हो, पूरे ईयर में क्या क्या चीज हो, और एक सर्कल बना के हम लोग दिखाते हैं कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, है ना। द वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ इन विच सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स।
इसमें जो भी सर्कल्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं हम लोग क्या, सेक्टर्स में, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। जैसे मान लो झारखंड का दिखाना है, अब झारखंड में कितने मिनरल्स हैं, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं पाई चार्ट से। जस्ट लाइक हम लोग बना सकते हैं कि जैसे इतना परसेंट कोयला है, इतना परसेंट यूरेनियम है, इतना परसेंट स्टील है ना। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। झारखंड का भी एक ग्राफ पाई चार्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ईच ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शनल ऑफ होल, माने हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट करता है हर एक पोर्शन को, है ना, हर एक प्रोपोर्शन को पूरे होल का, ठीक है। द पाई चार्ट डिस्प्ले द डाटा इन अ सर्कुलर ग्राफ, ये जो भी पाई चार्ट होते हैं ये सर्कुलर ग्राफ में डाटा को डिस्प्ले करते हैं। द पीसेस ऑफ ग्राफ आर प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ द होल इन ईच कैटेगरी, जो भी पीसेस रहता है ग्राफ का, जो भी पीस हम लोग ग्राफ का बनाते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फंक्शन ऑफ होल ऑफ ईच कैटेगरी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ होल ऑफ ईच कैटेगरी, है ना, माने हर एक कैटेगरी का फ्रैक्शन रहता है और सारे को मिला दो तो 100% होता है। इट इज अ स्पेशल चार्ट दैट यूज पाई स्लाइसेस, इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पाई स्लाइसेस, जस्ट लाइक कि जो आप पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा में ट्रायंगल जैसा शेप होता है ना, वही ये पाई स्लाइसेस। तो पाई स्लाइसेस की वजह से जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ता है पाई चार्ट, है ना। ये रिलेटिव साइज होता है डाटा का, अगर पाई स्लाइस बड़ा है तो डाटा बड़ा होगा, है ना। द टोटल वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज 100, पाई का जो भी टोटल वैल्यू होगा वो कितना होगा, हमेशा 100 होगा, ये बात भी आप याद रखेंगे। ओके, द वैल्यू इन द टेबल आर एडेड टू गेट टोटल, और जो भी टेबल्स आपको दिए रहेंगे उस सबको अगर आप जोड़ दो तो वो टोटल हो जाएंगे, है ना। each value then divided by total and multiplied by 100 to get percentage। देखो अगर तुम्हें परसेंटेज में बताना है किसी चीज को तो तुम उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे कितना से, डिवाइड बाय द टोटल, जो भी टोटल रहेगा उससे तुम डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तुमको परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट बनाया हुआ जिसमें साइंस, इंग्लिश, फ्रेंच और मैथमेटिक्स बोलने वाले बच्चों का यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट का ऐसे चार्ट बनाया हुआ है कि भाई फेवरेट सब्जेक्ट है इन बच्चों का, है ना। कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, कुछ मैथमेटिक्स बोलते हैं, ऐसे करके परसेंटेज बनाया हुआ है ना। फिर उसके बाद एक्टिविटीज पे बनाया हुआ है कि कितने बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो 8% एक्टिविटी होता है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा दिया, तो ब्लू कलर मतलब 34% स्लीपिंग के लिए है ना। ये वाला कलर जो है ये आपका स्कूल के लिए है, प्लेइंग के लिए आपका ये वाला हो गया 8%, और टीवी के लिए 8% यहाँ दिखाया हुआ, म्यूजिक के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं सर्वे, माने इसी में कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं। जैसे सर्वे ऑफ फ्यू पीपल टू फाइंड द काइंड ऑफ मूवी दैट लाइक बेस्ट, मतलब ये इसमें हमने कुछ फ्यू पीपल का सर्वे रखा है जिसमें इसमें लिखा है कि वो लोग कौन से मूवी को लाइक करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, जैसे मिस्ट्री, है ना, मिस्टीरियस पिक्चर जो होता है, या एक्शन पिक्चर जो होता है, या जो थ्रिलर पिक्चर होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, या फिर ड्रामा, या फिर वॉर, ऐसा पिक्चर। तो मिस्टीरियस पिक्चर जो होता है, मिस्ट्री वाला जो पिक्चर होता है वो 4 लोग ऐसे देखते हैं, एक्शन वाले 5 लोग देखते हैं, थ्रिलर वाले 6 लोग देखते हैं, ड्रामा 1 लोग को पसंद है, वार सब 4 लोग को पसंद है, तो टोटल 20 लोग की बात करी गई। अब इसी को परसेंटेज में दिखाएंगे तो क्या करेंगे, टोटल जोड़ दो, टोटल 20 है, अब मिस्ट्री का निकालना है परसेंटेज, तो 4 डिवाइडेड बाई 20, मैंने बोला ना कि जो भी जिसका भी निकालो उसको टोटल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 20% आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 25% आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 30% आ गया, 1 बाई 20 डिवाइडेड बाई 1 बाई 20 इंटू 100 5 आ गया। इन सबको अगर आप जोड़ दो तो टोटल 100% होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन सा समझने वाला बात है, जब इसका आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में यहाँ देखो टोटल 50% को पहले ही साइड कर दिया, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया फेवरेट मूवी का, तो बाकी भी मूवी तो है ना, तो बाकी मूवी को 50% में पहले साइड कर दिया गया और इसमें फिर फेवरेट को दिखाया गया, ठीक है। अगर देखो टोटल बेसिस पे इसको दिखाते हैं तो यहाँ पे जो मिस्ट्री जैसे वहाँ 20% आया था, यहाँ 10% नहीं दिखा रहा था, ठीक है, यहाँ पे 20% दिखा था, ठीक है। एक्शन जो दिखाते हैं उसको 13% नहीं दिखा के 26% दिखाता, थ्रिलर को 50% दिखाता, लेकिन यहाँ देखो 15 दिखाया गया। तो आप चाहो तो इसको 50% में भी दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि 50% ऐसे हैं जो इनको पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो फेवरेट मूवीज को, है ना। बात समझ के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे 20% आया, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या आया, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आया 20%। अब देखो यही 20% को यहाँ नहीं, मिस्ट्री में 20% ना दिखा के क्या कर रहा है, यहाँ पे मिस्ट्री में इसको 20% ना दिखा के क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 10% दिखा रहा है, 10% मतलब उसका आधा दिखा रहा है, इसलिए बोला 50% साइड कर दिया। तो ये 50% साइड क्या होगा, अदर पिक्चर्स के लिए, है ना, जैसा सीरियल हो गया,
और भी कुछ बहुत सारा ड्रामा वगैरह होता है, वेब सीरीज वगैरह होता है, तो उन लोग के लिए साइड कर दिया, आप उसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लाइन ग्राफ के बारे में। ये सब बस खाली आपको समझना है कि कौन सा ग्राफ क्या होता है। ओके, तो लाइन ग्राफ, द लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ इज यूज टू डिस्प्ले कंटिन्यूअस डाटा। ये जो भी लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ होता है, ये यूज टू डिस्प्ले कंटिन्यूअस डाटा, ये कंटिन्यूअस डाटा को यूज मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है ना। इसको नाम इसका लीनियर ग्राफ भी पड़ता है। इट इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स। ये प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर इवेंट्स को कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले। इट इज यूज टू शो द इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, माने ये इन्फॉर्मेशन को शो करता है जो चेंज करता है। जैसे माने एक तरह का लाइन ग्राफ होता है ना, लाइन बना हुआ रहेगा ऐसे ऐसे करके, अप एंड डाउन ऐसे करके लाइन बना हुआ रहेगा। तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन दिखा सकता है कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा, है ना। और पूरा माने ओवर टाइम जो भी है ना उसका इन्फॉर्मेशन ये दिखा सकता है, पूरे होल टाइम का इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है। लाइन ग्राफ आर प्लॉटेड यूजिंग सेवरल पॉइंट्स कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये भी जो भी लाइन ग्राफ होते हैं इसको प्लॉट किया जाता है कुछ सेवरल पॉइंट्स पे, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया जाता है स्ट्रेट लाइन से। द लाइन ग्राफ कंप्राइजेस टू एक्सेस नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल। अब लाइन ग्राफ को थोड़ा हम लोग देखते हैं किस तरीके का होता है। देखिए इस तरीके का लाइन ग्राफ होता है, जैसे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का यहाँ ग्राफ दिया रखा है कि 6 बजे से 6 बजे सुबह से लेकर दूसरे 6 बजे सुबह तक क्या टाइमिंग कर रहा है। तो 6 बजे यहाँ था, फिर 10 बजे बढ़ गया टेम्परेचर, फिर थोड़ा और बढ़ा 2 बजे के आसपास, फिर घट गया। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ है। अब फिर इसके बाद देखो सीजन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी इधर दिया हुआ है। देखो यहाँ क्या लिख रहा था, लाइन ग्राफ टू शो द नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन ईयर, है ना, कि कितना नंबर ऑफ अर्थक्वेक आया। तो स्प्रिंग के मौसम में 2 अर्थक्वेक आया, है ना। तो ये पूरे ओवर टाइम के इवेंट को दिखा रहा है, और ऐसे हम इसको पॉइंट मान के इसको प्लॉट करते जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पूरा देख सकते हैं, एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन अप जा रहा है कौन डाउन जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो भी अभी ट्रेडिंग वगैरह चलता है ना उसमें इस तरह का ग्राफ चलता है जिसको हम लोग लाइन ग्राफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पिक्टोग्राफ। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टो मतलब पिक्चर, है ना। इसमें क्या होगा ना, पिक्चर से दिखाएंगे। पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर दिखा, जैसे स्माइली है, स्माइली दिखा दी और वो स्माइली रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एम्प्लॉइज को, है ना, जो खुश है, और सैडनेस रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एम्प्लॉय को जो सैड है। तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर का यूज करेंगे, है ना। तो द पिक्टोग्राफ इज अ चार्ट दैट यूजेस, ये एक चार्ट का चार्ट होता है जिसमें हम यूज करते हैं क्या, पिक्चर्स का, that uses picture to represent data, है ना। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर का यूज करते हैं। पिक्टोग्राम्स आर यूज्ड टू यू आर सेट आउट इन अ सेम वे एज अ बार चार्ट, है ना। इसको हम लोग सेम वे बार चार्ट के जैसे ही सेट करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ बार, लेकिन यहाँ पे बार के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम ऑफ पिक्चर लगाते हैं, है ना, पिक्चर्स के कॉलम लगाते हैं। सो द नंबर ऑफ इन्वॉल्व, दे आर द सिंबल कन्वे मीनिंग थ्रू द रिसेम्बल्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि स्विमिंग करने के लिए जो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा 5 स्टूडेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। देख पा रहे हो आप, एक बच्चा यहाँ पे, ओहो ये तो पूरा खतरनाक हो गया भाई, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक बच्चा जो है वो 5 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से ऊपर में स्विंग करने वाले जो बच्चे हैं, यहाँ देखो, यहाँ जो स्विंग करने वाले बच्चे हैं, ये फिर से मिट गया है, कलर को ही चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो स्विंग करने वाले बच्चे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 है, तो 5 इंटू 5 कर दो, यहाँ टोटल 25 बच्चे हैं, है ना। बैडमिंटन खेलने वाले 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 इंटू 5 कर दो, टोटल 35 बच्चे हैं, है ना। ऐसे करके यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ, है ना। इसमें पिक्चर्स का यूज करते हैं क्रिकेट टेनिस को खिलाने के। अब जैसे यहाँ देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला ना स्माइली वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। तो एक स्माइली क्या दिखा रहा है, एक स्माइली दिखा रहा है रिप्रेजेंट ऑफ 4 चिल्ड्रंस को, है ना। अब बस से कितने लोग जाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार से कितने जाते हैं, वॉकिंग से कितने जाते हैं, बाइसाइकिल से कितने जाते हैं, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम। और हिस्टोग्राम आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, एक ऐसा डायग्राम होता है जो कंसिस्ट करता है रेक्टेंगल्स को, है ना, और होल एरिया प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, ठीक है। होल एरिया जो भी होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल के प्रोपोर्शनल होता है, विद इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल, और उसकी जो भी चौड़ाई होती है वो क्लास इंटरवल को दिखाता है। जस्ट वन यहाँ देख पा रहे हो आप, ये क्लास इंटरवल नीचे है,
ठीक है। यहाँ पे ये जो भी है 0 से 10 तक जो है ये क्लास इंटरवल को दिखा रहा है, और इसकी जो ऊंचाई है 0 से 4 तक वो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ऐसे रहता है, इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये ऐसे इक्वल कॉलम में भी रख सकता है, लेकिन ये अटैच रहेगा क्योंकि ये जो होता है ना, ये ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए काम करता है। इसमें ना एक रेंज रहेगा 0 से 10, है ना, फिर 10 से 30, है ना, फिर 30 से 45 है ये, ठीक है, फिर 45 से 50, फिर 50 से 60, ऐसे करके ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा को दिखाता है। ठीक है। अब आप लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? तो देखो, अगर बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस देखें तो हिस्टोग्राम एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्ले करता है ये भी बार में डिस्प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे जो भी डाटा हम लोग डिस्प्ले करते हैं वो एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। लेकिन जो बार ग्राफ होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है ना, प्रॉपरली नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है ना, यूजेस ऑफ बार कंपेयर टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा। और हिस्टोग्राम जो डाटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, माने एक लगातार वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे। लेकिन जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ को अगर देखें तो ये डायग्रामेटिकली कंपैरिजन करता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स को। ये डायग्रामेटिकली क्या करता है? कंपैरिजन करता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, तो ये चीज हिस्टोग्राम जो है प्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल डाटा, वेयर्स बार ग्राफ शो कैटेगरिकल डाटा। हिस्टोग्राम न्यूमेरिकल डाटा को दिखाएगा, लेकिन बार ग्राफ एक कैटेगरिकल माने कैटेगरी बेसिस पे डाटा को दिखाएगा, है ना। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन सच अ वे दैट देयर इज अ नो गैप बिटवीन द बार। हिस्टोग्राम में देखो क्या लिख रहा है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जिसमें इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जिसमें नो गैप, इसमें कोई गैप नहीं रहता है। लेकिन जो बार ग्राफ होता है इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होता है ना, प्रॉपर गैप होता है, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, ठीक है। इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होगा बार के बीच, है ना, इंडिकेट डिसकंटिन्यूटीज। तो ये आप देख पा रहे हो बार ग्राफ में गैप है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं है, नो गैप्स, है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब आगे हम लोग बात करने हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स। फिर आगे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल, फिर बॉक्स एंड मिक्सर प्लॉट, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टीम एंड लिप प्लॉट, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मीडियन वगैरह निकालना है, ठीक है। इसमें मीडियन क्या होता है, तो अभी यहाँ पे 5 तक मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये जो छठा से यहाँ से 6 से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये हमारा पार्ट 2 में होगा, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको स्टार्ट करेंगे। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो भी चैप्टर है ये चैप्टर एक डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, जितना तुम इसे बार बार पढ़ लो, याद कर लो, वही काफी है ना। क्योंकि ये चैप्टर में तुम ज्यादा कुछ ऐसा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसको तुम एडजस्ट कर सकते, बस तुम्हें जानना है, तुम जान रहे हो पहले से ही, बस उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तुम बचपन से करते आ रहे हो, है ना। तो ये बेसिक बहुत बड़ा चीज कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट के साथ, और अपने स्टडी को एकदम पीक पे रखिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके अपने डाउट्स को क्लियर जरूर कीजिए, अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।